सो कंटिन्यूइंग विद फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2, हम बात कर रहे हैं डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की और उसके फीचर्स की. फीचर्स. डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कौन करता है इसको? मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल एंड रिपोर्ट्स टू द पार्लियामेंट फॉर इट्स ऑपरेशंस. तो इट इज मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट. जैसे इंडियन रेलवेज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज. उसके बाद डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. डेलीगेशन काम करवाना अपने सबऑर्डिनेट से. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप. सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. सो अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है किसको? सबऑर्डिनेट्स को, जो हमारे अंडर काम करते हैं. एंड फर्दर डेलीगेट अथॉरिटी टू द लोअर लेवल. So basically it is downward delegation of authority that takes place. सारा काम खुद मैं करना चाहूँ, सारा काम मैं खुद नहीं कर सकती. I need help. तो मुझे लोगों पे भरोसा करना होगा, साथ में उनसे काम करवाना होगा. उसके बाद फाइनेंस, मतलब पैसा कहाँ से आता है इनके पास? तो इट इज फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट. देखो इजी है ना ये. मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट. साथ में लिखो, भूल जाएंगे आप पॉइंट्स. सो इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट. एनुअल बजट होता है इनका कि आपके पास इतने पैसे हैं, इसमें आपको काम करना है. एनुअल बजट दिया जाता है उनको. आपने कभी पार्लियामेंट में बजट सुना होगा. एनुअल बजट is given. Its revenue are directly paid to the government treasury. और जो पैसा आता है वो कहाँ जाता है? गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है. इट इज फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट. बकायदा एनुअल बजट बनता है इनका, और जो रेवेन्यू होता है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है. जस्ट आपके नॉलेज के लिए, रेलवेज को अलोकेशन मिला था अप्रोक्सीमेटली 66,000 करोड़ का इन एनुअल बजट 2019. और उसका रेवेन्यू कितना हुआ था 17-18 में? 1,97,000 करोड़. कौन चलाता है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को? इट इज रन बाय द गवर्नमेंट, ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. सो इट इज रन बाय द गवर्नमेंट. आपको कीवर्ड्स लिखते हैं वहां पर. दैट इज, इट इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. तो जो भी बजटिंग है, उसकी अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, दैट इज एज पर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. There is no separate legal entity. There is no separate legal existence of departmental organization from the government. It is the part of the government and works under concerned ministry. So no separate legal entity. तो इसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस अलग से होता ही नहीं है. गवर्नमेंट का ही पार्ट है एंड इट वर्क्स अंडर कंसर्न्ड मिनिस्ट्री. किसके अंडर काम करते हैं? अंडर कंसर्न्ड मिनिस्ट्री.
जो यहाँ पर काम कर रहे लोग, बिना लोगों के कोई ऑर्गेनाइजेशन चलता नहीं। तो जैसे मान लो इंडियन रेलवेज में लोग काम कर रहे हैं, तो उसको हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही बोलेंगे कि वो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट का ही पार्ट है, तो उसका जो स्टाफ है इज ट्रीटेड एज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। सो इट इज रन बाय द गवर्नमेंट, मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। जो अकाउंटेबिलिटी है इनकी वो गवर्नमेंट की तरफ है, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। गवर्नमेंट सैंक्शन करता है इनका एक्सपेंशन। इट इज फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है सबऑर्डिनेट्स को ऊपर से नीचे। गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज कहलाए जाते हैं। ओके, सो ये इसके डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के मेजर फीचर्स हैं। अब बात करेंगे मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रोल किसका है? एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द एंटरप्राइज। तो इट इज डायरेक्ट एंड एब्सोल्यूट कंट्रोल उनको पता है वो किसके लिए काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए। डायरेक्ट एंड एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी रेवेन्यू होता है वो कहा जाता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। डायरेक्ट रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। वर्ड याद रखो, कहा जाता है गवर्नमेंट ट्रेजरी में। अब देखो, ओवरहेड या एडिशनल जो खर्चे होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो वो ओवरहेड कम होंगे बिकॉज इट इज ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट देमसेल्व्स। सो लेस ओवरहेड, that is indirect expenses, that is overhead are the expenses of the departmental organization. It will be less as operated by government themselves. फंड्स का प्रॉपर यूज होगा बिकॉज स्ट्रिक्ट कंट्रोल और सुपरविजन होता है बाय द गवर्नमेंट। सो प्रॉपर यूज ऑफ फंड्स। प्रॉपर यूज ऑफ फंड्स क्योंकि स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन है डिपार्टमेंट के ऊपर गवर्नमेंट का। स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन आर कीवर्ड्स। strict control and supervision. Hence, chances of misuse of funds are less. Staff कैसा होता है? Qualified staff. Properly managed and supervised by qualified staff. जो भी departments हैं, जो भी organizations हैं, they are properly managed and supervised by qualified staff. देखो, अब जैसे रेलवेज है तो जो भी उनका एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज या जो भी सर्विसेज वो केटर कर रहे हैं वो उसकी सीक्रेसी मेंटेन करते हैं। सो मेंटेन सीक्रेसी।
on policy matters, right? लिखो maintain secrecy. Maintain secrecy on policy matters and they also take care of essential goods and services. लेकिन demerits भी है कुछ, क्या है वो? Demerits of departmental organization. गवर्नमेंट सेक्टर में पावर सेंट्रलाइज्ड होती है. एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन जहां भी होता है कि पावर सारी एक जगह इकट्ठी हो गई, तो वहां पे क्लैशेस भी होते हैं और वहां पे डिलेज भी होते हैं. एक रिजिड स्ट्रक्चर बन जाता है, पेपर वर्क ज्यादा होता है, काम कम. और जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में हम लोग जानते हैं कि टाइम है, यदि सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, तो 5 बजे के बाद बस खत्म, अगले दिन आना है ना. तो और फाइलें बड़े प्यार से रेड टेप में बांध के रख दी जाती है, जब नंबर आएगा सो आएगा, फास्ट काम नहीं होएगा. सो फर्स्ट डिमेरिट इज डिले इन एक्शन. क्योंकि दे आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की पावर कैसी है? सेंट्रलाइज्ड पावर. तो एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन रिजल्ट्स इन डिले. excessive centralization results in delay. तो डिले इन एक्शन. उसके बाद जहां गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करते हैं, दो बहुत बड़े प्रॉब्लम है, रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी. तो पेपर वर्क बहुत है, टीडियस प्रोसीजर है, फाइल को आगे खिसकाने का. रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में होती है. मतलब धीरे धीरे इस टेबल से उस टेबल पे काम, उस टेबल से इस टेबल पे काम जाएगा, खत्म कब होगा पता नहीं. ठीक है ना. तो स्लो डाउन हो जाता है पूरा प्रोसेस. इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते, तो लेस स्कोप फॉर इनिशिएटिव. पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बन गए, उसी के हिसाब से चलना है. तो इनोवेशन क्या, इनिशिएटिव क्या, उसका लेस स्कोप है. फ्लेक्सिबल नहीं होते. डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड दे आर रिजिड इन नेचर. ये काम ऐसे ही होगा. इट इज डिफिकल्ट टू चेंज एनी स्ट्रक्चर और एनी प्रोसेस इजीली. so lack of flexibility. मतलब आप इसमें लिखना कि दे आर रिजिड इन नेचर. दे आर रिजिड इन नेचर. तो कोई भी प्रोसेस है उसको चेंज करना डिफिकल्ट हो जाता है. और सारी पावर तो एक जगह सेंट्रलाइज हुई है, वो मानेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं. तो जो भी डिसीजंस है वो डिले हो जाते हैं. ठीक है, डिलेड डिसीजंस. फटाफट काम नहीं हो रहा, आराम से. जो भी प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज क्वाइट स्लो. अप्रूवल चाहिए टॉप एग्जीक्यूटिव से, मिनिस्टर्स से, और फिर लोअर लेवल आगे जा सकता है. तो डिलेड डिसीजंस मतलब जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है इज क्वाइट स्लो. तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज क्वाइट स्लो, अप्रूवल ऑफ द मिनिस्टर और द टॉप एग्जीक्यूटिव इज एसेंशियल, तभी हम काम कर सकते हैं.
एंड जो प्राइवेट सेक्टर्स में एक प्रोफेशनलिज्म होता है वो यहाँ पे मिसिंग है, एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म। ट्रांसफर हो जाता है लोगों का, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ ऑफिशियल्स एंड स्टाफ, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म मिसिंग है। एक काम जो कि हो सकता है 15 दिन में हो सकता था, उसको 2 महीने लगा दिए, तो देयर इज एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म। So these are the merits and demerits and features of departmental organization. Children, I will again say you should write it. खुद के हाथ से लिखी हुई की बात अलग होती है, एक टीचर लिख रही है वो बात अलग होती है। आपको अपने हाथ का लिखा हुआ बेहतर याद होगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। उसके फीचर्स की बात करेंगे, मेरिट्स डीमेरिट्स। फीचर्स, कॉर्पोरेट बॉडी है वो। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ कॉर्पोरेट बॉडी। कॉर्पोरेट बॉडी मतलब क्या? इट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू एन एक्ट, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस, यानी कि उसका मतलब लाइक द अदर कंपनीज, उसके मैनेजमेंट किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है, ठीक है। बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय हुम? गवर्नमेंट। खुद अपने दम पे दे हैव राइट टू एंटर द कॉन्ट्रैक्ट्स and undertake any kind of business in their own name because separate legal existence हो गया ना, क्योंकि corporate body है, ठीक है। क्या पार्लियामेंट या स्टेट इनकी वर्किंग में इंटरफेयर कर सकता है? Parliament or state legislator does not have any right to interfere in their working. However, statutory corporations are answerable to Parliament or state assembly. The Parliament or state assembly can discuss policy matters and overall performance. Okay? So they are answerable to the legislature. Answerable to the मैनेजमेंट किसके हाथ में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, ठीक है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट है। इनका खुद का स्टाफिंग सिस्टम होता है। दे रिक्रूट रेम्यूनरेट, जो भी है वो खुद करते हैं अपने स्टाफ को। सो ओन स्टाफिंग सिस्टम होता है इनका। खुद रिक्रूट करते, खुद मैनेज करते। क्या ये लोग फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इंजॉय करते हैं?
हाँ करते हैं. Statutory corporations enjoy financial autonomy. They are not subject to the government budget, accounting या auditing controls. So आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि तीनों में से लाइक डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या गवर्नमेंट के अंदर, मतलब क्या वो आंसरेबल है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट कंपनी. तो अभी हम बात करें स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की, तो इनका फाइनेंशियल फ्रीडम इनके हाथ में है. फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है. दे आर नॉट सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट अकाउंटिंग या ऑडिटिंग कंट्रोल्स. दे कैन बोरो मनी फ्रॉम विद इन और आउटसाइड द कंट्री आफ्टर गेटिंग द प्रायर परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो इनका फाइनेंशियल फ्रीडम इनके खुद के हाथ में. इन यहाँ पर कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है. नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में होती है, बट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर नॉट मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट. ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज कर रहे हैं उसको. तो दे आर मैनेज्ड बाय इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. देयरफॉर देयर इज नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द फॉर्मेशन, वर्किंग और एडमिनिस्ट्रेशन. इट इज फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये. इनका खुद का लीगल स्टेटस है, इनका खुद का स्टाफिंग सिस्टम है, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है. स्पेशल अपना खुद से काम करते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव्स अपने हिसाब से काम करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. तो जब ये खुद के हिसाब से काम कर रहे हैं तो ये फ्लेक्सिबल हुए कि नहीं? हाँ हुए. मैनेजमेंट भी इनका प्रोफेशनल है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है नहीं, तो अपना खुद का इनिशिएटिव ये ले सकते हैं. सो इनिशिएटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी. There is no political interference in the working of the statutory corporation. Thus, they can function अपने हिसाब से, take their decisions themselves. तो flexibility अपने आप आएगी. So decision भी, जब बीच में कोई घुसपैठ करने वाला नहीं है, तो decisions भी quick होंगे, quick decisions. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है ऐसा करना चाहिए, वो लोग डिसीजन ले लेंगे. तो फटाफट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है नहीं. तो दे आर फ्री फ्रॉम रेड टेपिज्म, दे आर फ्री फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी. ओके, सो डिसीजंस आर क्विक. स्टाफ कैसा होता है? एफिशिएंट स्टाफ. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. वो अपने स्टाफ को अपने हिसाब से रेम्यूनरेट करते हैं, उनके अप्रेजल्स करते हैं. सो स्टाफ, दे कैन प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज टू द स्टाफ और बेटर सर्विसेज उनको मिलती है. अपने हिसाब से अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं, इंटरफेरेंस नहीं है. तो मेरिट हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. अब अपने हिसाब से लोगों को एम्प्लॉय करो, प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉय करो. तो मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के हाथ में. प्रोफेशनल मैनेजमेंट. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के लिए कैपिटल रेज करना इजी है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को पता है
सेफ है, सो इजी टू रेज कैपिटल। आसानी से कंपनी डूबेगी नहीं, गवर्नमेंट की बैकिंग है, इसलिए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में बॉन्ड्स फ्लोट करके ये लोग कैपिटल इजीली रेज कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीमेरिट्स। डीमेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। कई बार जो आपस में इंटरेस्ट है वो ही क्लैश हो जाते हैं, ठीक है ना, अनफेयर प्रैक्टिसेस हो जाती है, तो लिखो क्लैशेस अमंग इंटरेस्ट, कहीं भी हो सकता है ये। बहुत सारे मेंबर्स हैं, मेंबर्स की खुद का थॉट है, बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बहुत मेंबर्स है, सबके इंटरेस्ट हो सकता है एक दूसरे से दिमाग नहीं मैच करता, तो देयर मे बी क्लैशेस ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ इनिशिएटिव, statutory corporations do not have to face competition, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव तो नहीं है, गवर्नमेंट के अंदर है, सो दे माइट नॉट बी गाइडेड विद प्रॉफिट मोटिव। सो प्रॉफिट मोटिव नहीं है, कैसे जज करें आपने सक्सेसफुल हो आप या नहीं हो। लैक ऑफ मोटिवेशन है, तो हो सकता है प्रॉफिट की बजाय आप लॉस भी कर दो, और वो लॉस उठाने का ताकत भी है, गवर्नमेंट से बैकिंग है। स्ट्रक्चर कैसा है, रिजिड स्ट्रक्चर, हाँ, rigid structure क्या है, statutory corporation come into existence due to an act, their objects and powers are defined by that act, so modifying an act is extremely time consuming, so it is very difficult to bring changes in that structure। तो structure कैसा बन जाता है, rigid, क्योंकि it has come into existence because of an act। जो ऑटोनॉमी है वो सिर्फ पेपर पे है, ये इसका डीमेरिट है। इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बट प्रैक्टिकली मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज उनके वर्किंग में इंटरफेयर करते हैं, तो ऑटोनॉमी है लेकिन पेपर पे ही है, और कई बार अनफेयर प्रैक्टिसेस के शिकार बनते हैं। अनफेयर प्रैक्टिसेस, दैट इज द गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडी, जो भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है वो अनफेयर प्रैक्टिसेस में इंडल्ज हो सकती है। अनड्यूली हाई प्राइस चार्ज कर ले कस्टमर्स से टू कवर अप द इनएफिशिएंसी, टू कवर अप द लॉसेस, ये भी हो सकता है। सो दीज आर द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के मेरिट्स, डीमेरिट्स और इसके फीचर्स। ये चैप्टर अभी फिनिश नहीं हुआ है, इसमें गवर्नमेंट कंपनी बाकी है और थोड़ा एमसीक्यू क्वेश्चंस का डिस्कशन बाकी है, जो मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जो अभी तक कराया है उतना आप रेडी करके रखना।